नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेस्ट जीके टेस्ट में। तो दोस्तों, अक्टूबर के अंतिम 10 दिन शेष बचे हैं, यानी कि एग्जाम के लिए लगभग 45 दिन का समय शेष बचा हुआ है। अब आपको अपनी तैयारी और तेज करने की आवश्यकता है। दोस्तों, तैयारी जमकर करो, समय बहुत कम है। कम समय में आपकी तैयारी अच्छी हो सके, इसीलिए हम आपके लिए प्रतिदिन वीडियो लाते रहते हैं। हमारे द्वारा वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो उत्तर प्रदेश की किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, और यह सभी प्रश्न आपको दोबारा जरूर देखने को मिलेंगे। कोशिश हमारी तरफ से यही है कि आपको आपके सिलेक्शन में थोड़ा सा योगदान हमारा भी हो। जितनी मदद हम यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हैं, कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, आज के अपने हिंदी के 80 प्रश्नों के टेस्ट की ओर। तो पहला प्रश्न है कि उद्यत का विलोम है। उद्यत का विलोम है। ए बिनत, बी सोम, सी विनय, सी एल, डी विनम्र। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बिनत। उद्यत का विलोम होगा बिनत। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से एक युग्म विपरार्थक है, उसे चुनिए। कोमल, मृदुल, क्रय विक्रय, घर आवास, कोप क्रोध। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी क्रय विक्रय। क्रय का विलोम विक्रय होगा, जबकि कोमल मृदुल समानार्थी शब्द है, घर आवास भी समानार्थी शब्द है, कोप क्रोध भी एक जैसे शब्द हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि तत्सम किसे कहते हैं। ए संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्दों को, बी संस्कृत के शुद्ध शब्दों को, सी विदेशी भाषा से आए हुए शब्दों को, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी संस्कृत के शुद्ध शब्दों को। प्रश्न नंबर 4 है कि तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ए चूर्ण, बी चैत, सी चंद्र, डी चंचु। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी चैत। प्रश्न नंबर 5 है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ए अपभ्रंश से, बी लौकिक संस्कृत से, सी पाली प्राकृत से, डी वैदिक संस्कृत से। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश अवहट्ट से हुआ है। प्रश्न नंबर 6 है कि गुजराती भाषा किससे विकसित हुई है। गुजराती भाषा किससे विकसित हुई है। ए अर्धमागधी से, बी मागधी से, सी पैसाची से, डी सौर श्रेणी से। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सौर श्रेणी से। गुजराती भाषा सौर श्रेणी भाषा से उत्पन्न हुई है। प्रश्न नंबर 7 है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। ए 6, बी 5, सी 7, डी 4। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 6। प्रश्न नंबर 8 है कि कौन सा व्यंजन ता वर्ग का नहीं है। ए जिसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी माँ व्यंजन ता वर्ग का नहीं है। प्रश्न नंबर 9 है कि भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। ए संयुक्त स्वर, बी दीर्घ स्वर, सी संधि स्वर, डी मूल स्वर। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त स्वर। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। ए द्वंद्व, बी द्वंद्व, सी द्वंद्व और डी द्वंद्व। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व। प्रश्न नंबर 11 है कि भगवत भक्ति में संधि है। ए विसर्ग संधि, बी स्वर संधि, सी व्यंजन संधि, डी गुण संधि, गुण स्वर संधि। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी व्यंजन संधि। भगवत भक्ति में व्यंजन संधि होगी। प्रश्न नंबर 12 है कि कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। ए कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, बी 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, सी सैकड़ों लोग मारे गए, डी चाय में 50 ग्राम चीनी डालना है। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सैकड़ों लोग मारे गए। प्रश्न नंबर 13 है कि पुष्कर का अर्थ बताइए। ए नदी का नाम, बी मूसक, सी ट्रेन का नाम, डी सरोवर का नाम। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सरोवर। पुष्कर का अर्थ सरोवर यानी तालाब होता है। प्रश्न नंबर 14 है कि हास का विलोम शब्द है। ए बिहास, बी अहास, सी निहास और डी रुदन। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी रुदन। हास का विलोम शब्द रुदन होगा। प्रश्न नंबर 15 है कि जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द के लिए एक शब्द क्या है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। कुलीन, समृद्ध, धनी, कृपण। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए कुलीन। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसके लिए एक शब्द होता है कुलीन। प्रश्न नंबर 16 है कि किस रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। ए भक्ति रस, बी शांत रस, सी वात्सल्य रस, डी श्रृंगार रस। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। प्रश्न नंबर 17 है कि छंद से संबंधित गणों की संख्या होती है। ए 6, बी 7, सी 8, डी 10। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी 8। प्रश्न नंबर 18 है कि जहां बिना कारण के कार्य होना पाया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है। ए विरोधाभास, बी विभावना, सी वक्रोक्त, डी विशेषोक्ति। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी विभावना। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहां विभावना अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 19 है कि रात्रि का सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। ए सरकरी, बी यामिनी, सी त्रियाम,
डी ईसु। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यामिनी। रात्रि का पर्यायवाची यामिनी होता है, वहीं निशा भी होता है। प्रश्न नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। ए पार्थ खेलता है, बी पार्थ खेल रहा है, सी पार्थ खेलता होगा, डी पार्थ खेल रहा होगा। तो इसका सही आंसर है होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पार्थ खेल रहा है। प्रश्न नंबर 22 है कि बेताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है। ए अपूर्ण संख्यावाचक, बी समुदायवाचक, सी पूर्ण संख्यावाचक, डी क्रमवाचक। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी समुदायवाचक। प्रश्न नंबर 23 है कि निम्नलिखित वाक्यों में एक व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, उसे पहचानिए। ए सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, सच हमेशा दिल से निकलता है। बी कभी कभी सिर्फ एक शब्द, एक वाक्य या एक विचार हमारी जिंदगी बदल सकता है। सी कई बार हम कोई चीज़ से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते, इसी में गड़बड़ है, यानी आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। कई बार हम किसी काम को होना चाहिए, किसी चीज़ को, कोई नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 24 है कि बालू से तेल निकालना दिए गए विकल्पों में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन कीजिए। ए मूर्खता करना, बी बालू से तेल निकालना, सी असंभव को संभव करना, डी जमीन से कच्चा तेल निकालना। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी असंभव को संभव करना। बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ होता है असंभव को संभव करना, यानी जो काम नहीं हो सकता उसके लिए प्रयत्न करना। प्रश्न नंबर 25 है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। दिए गए विकल्पों में से कहावत का सही अर्थ बताइए। ए स्वयं ही सब कार्य करना आवश्यक है, बी संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, सी मृत्यु के पश्चात ही स्वर्ग दिख पाता है, डी स्वर्ग देखना है तो मरो। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। इसका सही अर्थ होगा वो संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता। प्रश्न नंबर 26 है कि पल्लवन के लिए निरंतर डैश की आवश्यकता है। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी अभ्यास और अध्ययन। पल्लवन के लिए निरंतर अभ्यास और अध्ययन की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 27 है कि घटनाओं और चरित्रों के संबंध में भावों की योजना डैश में अनिवार्य है। ए मुक्तक काव्य, बी सूत्र काव्य, सी खंड काव्य, डी प्रबंध काव्य। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी प्रबंध काव्य। घटनाओं और चरित्रों के संबंध में भावों की योजना प्रबंध काव्य में अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 28 है कि नेत्रों को अच्छा लगने वाले को क्या कहते हैं। नैना विश्राम, नय विराम, नयन नयनता तिराम और नैनाभिराम। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी नैनाभिराम। नेत्रों को अच्छा लगने वाले को नैनाभिराम कहते हैं। प्रश्न नंबर 29 है कि दूसरों के सहारे जीवित रहने वाले को क्या कहते हैं। ए पराक्रमी, बी परोपकारी, सी पराजीवी, डी परजीवी। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी परजीवी। दूसरों के सहारे जीवित रहने वाले को परजीवी कहते हैं। प्रश्न नंबर 30 है कि किस काव्य के लिए कहा गया है कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है। ए महाकाव्य, बी मुक्तक काव्य, सी अश्रुत काव्य, डी श्रुति काव्य। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए महाकाव्य। प्रश्न नंबर 31 है कि वाक्य में दिए गए मुहावरा बताइए। अच्छे से अच्छे कार्य में भी डैश वालों की कमी नहीं है। ए कमी निकालने वालों की, बी गलतियों को निकालने वालों की, सी मीन मेक निकालने वालों की, डी मीन लेक निकालने वालों की। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी मीन मेक निकालने वालों की। अच्छे से अच्छे कार्य में भी मीन मेक निकालने वालों की कमी नहीं है। प्रश्न नंबर 32 है कि मुहावरा बताओ। शहर में आकर उसकी पढ़ाई पानी में मिल गई, खटाई में मिल गई, मिट्टी में मिल गई, तफरी में मिल गई। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी मिट्टी में मिल गई। शहर में आकर उसकी पढ़ाई मिट्टी में मिल गई। प्रश्न नंबर 33 है कि मिठाई और बिठाई किस शब्द युग्म का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए विपरीतार्थक, बी निरर्थक और निरर्थक, सी सार्थक और निरर्थक, डी सार्थक और सार्थक। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सार्थक और निरर्थक। मिठाई बिठाई सार्थक और निरर्थक शब्द हैं। प्रश्न नंबर 34 है कि इस वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। मुझे आदेश दी। ए मेरे को आदेश दी, बी मुझे आदेश दिया, सी मुझे आदेश दे दी, सी डी मुझे आदेश दे दी थी। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी मुझे आदेश दिया। प्रश्न नंबर 35 है कि भाषा यादृच्छिक संकेत है। यादृच्छिक से तात्पर्य है। ए अनिच्छा से बोली गई, बी दबाव डालकर बोली गई, सी अनैच्छिक, डी ऐच्छिक। तो यादृच्छिक का सही अर्थ होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ऐच्छिक। प्रश्न नंबर 36 है कि संयुक्त वाक्य बनाइए। माँ ने बच्चे को नहलाकर स्कूल भेजा,
इसका संयुक्त वाक्य बनाना है। ए बच्चे ने माँ को नहलाया और स्कूल भेजा। बी माँ ने बच्चे को नहलाया और स्कूल भेजा। सी माँ ने बच्चे को स्कूल भेजा फिर नहलाया। डी माँ ने बच्चे को नहलाया और स्कूल भेजा। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, माँ ने बच्चे को नहलाया और स्कूल भेजा। प्रश्न नंबर 37 है कि रस डैश है और यही आनंद विशाल का विराट का अनुभव है। ए आनंद आनंदी रूप, बी आनंद रूप, सी आनंद रूप, डी आनंद रूप। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, आनंद रूप। रस आनंद रूप है और यही आनंद विशाल का विराट अनुभव भी है। प्रश्न नंबर 38 है कि काव्य में आने वाला आनंद अर्थात रस लौकिक न होकर डैश होता है। ए अलौकिक, बी अलौकिक, सी अलौकिक, डी अलौकिक। जिसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, अलौकिक। काव्य में आने वाला आनंद अर्थात रस लौकिक न होकर अलौकिक होता है। प्रश्न नंबर 39 है कि इस वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। सारी रात भर मैं जागता रहा। ए सारी रात मैं जागा, बी मैं सारी रात जागता रहा, सी सारी सारी रात में जागता रहा, डी रात में जागा। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, मैं सारी रात जागता रहा। प्रश्न नंबर 40 है कि मुहावरा बताइए। यह नौकर तो है मिट्टी का माधो, बी मिट्टी का राघव, सी मिट्टी का ढेला, डी मिट्टी का साधु। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी ए, मिट्टी का माधव। यह नौकर तो मिट्टी का माधव है। प्रश्न नंबर 41 है कि सही विकल्प द्वारा वाक्य पूरा करो। भाषा संकेतात्मक है, इसमें जो ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं वे ध्वनियाँ संकेतात्मक या प्रतीकात्मक होती हैं, ध्वनियाँ संकेतात्मक या प्रतीकात्मक होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, ध्वनियाँ संकेतात्मक या प्रतीकात्मक होती हैं। प्रश्न नंबर 42 है कि छंद का नाम बताइए। धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेतकर चलना कुमारंग में कदम धरना नहीं, शुद्ध भावों में भयानक भावना भरना नहीं, और ज्ञानवर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, हर गीतिका। यह हर गीतिका छंद है। प्रश्न नंबर 43 है कि छंद का नाम बताइए। इसमें 24 मात्राएं होती हैं, अर्थात विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। 11वीं और 13वीं मात्राओं पर विराम होता है, अंत में 2 गुरु होना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, रोला। रोला में 24 मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरणों यानी विषम चरण का अर्थ होता है पहला और तीसरा, जिसमें 11-11 मात्राएं होती हैं, जबकि सम चरणों यानी दूसरा और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर 44 है कि सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। आज सुबह उठकर उसने दूध पिया। ए आज वह सुबह ज्यों ही उठा त्यों ही उसने दूध पिया, बी आज वह सुबह उठा और उसने दूध पिया, सी आज सब वह सुबह उठा तब उसने दूध पिया, डी आज सुबह उठते ही उसने दूध पिया। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, आज वह सुबह ज्यों ही उठा त्यों ही उसने दूध पिया। प्रश्न नंबर 45 है कि सरल वाक्य बनाओ। जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगता है। ए जैसे ही वर्षा होने लगती है मोर नाचने लगता है, बी वर्षा होती है पर मोर नहीं नाचने लगते, सी वर्षा होने पर मोर नाचने नहीं लगते, डी वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं। प्रश्न नंबर 46 है कि सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए। झूठ बोलने वालों को कोई प्यार नहीं करता। ए झूठ बोलता है कोई प्यार नहीं करता, बी जो झूठ बोलता है उन्हें कोई प्यार नहीं करता, सी जो झूठ बोलता है कोई उन्हें प्यार करता नहीं, डी जो झूठ होता है उन्हें कोई प्यार करता नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, जो झूठ बोलता है उन्हें कोई प्यार करता नहीं। प्रश्न नंबर 47 है कि निम्न वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। वह देर में सोकर उठता है। ए वह देर से सोकर उठता है, बी वह देर से सोकर उठते हैं, सी वो देर से सोकर उठते हैं, डी वो देर तक सोकर उठता है। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, वह देर से सोकर उठता है। प्रश्न नंबर 48 है कि रस का नाम बताओ। हे सारथे हैं द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल छत्री बालकों का विभेदन कर लड़े। तो ऑप्शन नंबर ए क्रोध रस, बी वीर रस, सी रौद्र रस, डी भयानक रस। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, वीर रस। प्रश्न नंबर 49 है कि छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, 14-12 और 12-14 पर यति होती है, और 3-10-17-24 मात्राएं अनिवार्यता लघु होती हैं। ए उलाला, बी हरगीतिका, सी रोला, डी गीतिका। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, गीतिका। गीतिका के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, जबकि 14-12 अथवा 12-14 पर यति होती है। प्रश्न नंबर 50 है कि सही विकल्प द्वारा वाक्य पूरा करो। भाषा वाचिक ध्वनि संकेत है। ए मनुष्य अपनी घ्राणेंद्रियों की सहायता से संकेतों का उच्चारण करते हैं, बी मनुष्य अपनी श्रवणेंद्रियों की सहायता से संकेतों का उच्चारण करते हैं, सी मनुष्य अपनी वागेंद्रियों की सहायता से
संकेतों का उच्चारण करते हैं। मनुष्य अपनी इंद्रियों की सहायता से संकेतों का उच्चारण करते हैं। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य अपनी वाग इंद्रियों की सहायता से संकेतों का उच्चारण करते हैं। प्रश्न नंबर 51 है, काव्य, कविता या पद साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभावों को डैश से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। ए कलात्मक रूप, बी रागात्मक रूप, सी संगीतात्मक रूप, डी गीतात्मक रूप। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर एक कलात्मक रूप। प्रश्न नंबर 52 है कि पल्लवन में सूत्र, वाक्य, विचार या भावों को डैश कहते हैं। मात्रा विस्तार दिया जाता है, बी मात्रा विस्तार दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी मात्रा विस्तार दिया जाता है। प्रश्न नंबर 53 है कि ज्ञान की किसी विशेष विधा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। ए अनेकार्थी शब्द, बी पारिभाषिक शब्दावली, सी मुहावरा, डी पर्यायवाची शब्द। से इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी पारिभाषिक शब्द। ज्ञान की किसी विशेष विधा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को पारिभाषिक शब्द कहते हैं। प्रश्न नंबर 54 है कि चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को क्या कहते हैं। मुक्तक, प्रबंध, मुक्तक, डी मुक्ता। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए मुक्तक। प्रश्न नंबर 55 है, खंड काव्य में मुख्य चरित्र की किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने के कारण अधिक डैश नहीं होता। ए सात्विकता और विस्तार, बी विविधता और निस्तार, सी विविधता और विस्तार, डी विविधता और संकुचन। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी विविधता और विस्तार। खंड काव्य में मुख्य चरित्र की किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने के कारण अधिक विविधता और विस्तार नहीं होता। प्रश्न नंबर 56 है कि हाथी का पर्यायवाची बताइए। ए व्यालराज, बी मकरंद, सी मतंग, डी पनंगपत। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी मतंग। हाथी का पर्यायवाची मतंग होता है। प्रश्न नंबर 57 है कि निम्न में से कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता कौन लाता है। ए छंद, बी अलंकार, सी काव्य गुण, डी रस। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी काव्य गुण। प्रश्न नंबर 58 है कि निम्न में से कौन सा शब्द ओड़ा प्रत्यय से बना है। ए हसोड़ा, बी हसोड़ा, सी हसोड़, डी हसोड़ा। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हसोड़ा। हसोड़ा शब्द ओड़ा प्रत्यय से बना है। प्रश्न नंबर 59 है कि निम्न में से कौन सा शब्द गार प्रत्यय से बना है। ए मददगर, बी मददगार, सी कमगर, डी कामगर। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी मददगार। मददगार गार प्रत्यय से बना है जिसमें मदद मूल शब्द है और गार प्रत्यय लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 60 है कि ठोस का विलोम शब्द है। ए सघन, बी तरल, सी घन, डी निर्धन। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी तरल। ठोस का विलोम शब्द तरल होगा, जबकि सघन, घन ये ठोस के ये समानार्थी शब्द हैं। प्रश्न नंबर 61 है कि बोली किसकी इकाई है। ए भाषा की छोटी इकाई, बी अंचल की छोटी इकाई, डी राज्य की छोटी इकाई, डी देश की छोटी इकाई। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए भाषा की छोटी इकाई। बोली भाषा की छोटी इकाई। प्रश्न नंबर 62 है कि वाक्य के भेद पर वाक्य का नाम बताइए। मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझी। ए मिश्रित वाक्य, बी निषेधात्मक वाक्य, सी संयुक्त वाक्य, डी सरल वाक्य। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य। प्रश्न नंबर 63 है कि नीचे दिए गए वाक्य के लिए सटीक मुहावरा बताइए। बहुत अधिक परिश्रम करने वाले के लिए। ए कोल्हू का बैल, बी बैलगाड़ी का बैल, सी मेहनती, डी कामकाजी। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए कोल्हू का बैल। बहुत अधिक परिश्रम करने वाले के लिए मुहावरा होता है कोल्हू का बैल। प्रश्न नंबर 64 है कि नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। राम उससे उससे जब पुस्तक मांगने लगा तो वह डैश करने लगा। ए अनाकानी, बी आनाकानी और सी आनाकानी, डी काना कानी। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी आनाकानी। प्रश्न नंबर 65 है कि नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। कुर्सी की होड़ ने सरकार को जनता की डैश में ठोकरों में गिरा दिया, पैरों में गिरा दिया, आंखों में गिरा दिया, आंखों में बैठा दिया। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी आंखों में गिरा दिया। कुर्सी की होड़ ने सरकार को जनता की आंखों में गिरा दिया। प्रश्न नंबर 66 है कि नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। युवकों को डैश होने पर ही विवाह करना चाहिए। ए अपने पैरों पर दौड़ने योग्य, बी अपने पैर पसारने के बाद, सी अपने पैरों पर खड़े होने पर, डी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी अपने पैरों पर खड़े होने पर। युवकों को अपने पैरों पर खड़े होने पर ही विवाह करना चाहिए। प्रश्न नंबर 67 है कि नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। दाग लगना, स्पष्ट कहना, कलंक लगना, बहुत रुलाना, हर संभव कष्ट देना। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी कलंक लगना। प्रश्न नंबर 68 है नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। अमूल और अमूल्य। ए जकड़ रहित और कीमती, बी जाल रहित और कीमती, सी जड़ रहित और कीमती, डी जल रहित और कीमती। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी जड़ रहित और कीमती। प्रश्न नंबर 69 है कि नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। असाध्य और असाधु।
ए आसान और दुष्ट, बी कठिन और दुष्ट, सी कठिन और दुष्ट, डी कठिन और दुष्ट। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, कठिन और दुष्ट। असाध्य होता है कठिन और असाधु होता है दुष्ट। प्रश्न नंबर 70 है कि अवली और आविल का अर्थ है ए भंवरा और जल, बी नदी और गंगा, सी पंक्ति और मित्र, डी पंक्ति और गंधा। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, पंक्ति और गंधा। अवली का अर्थ पंक्ति और आवली का अर्थ गंदा होता है। प्रश्न नंबर 71 है कि पंचपात्र में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी द्विगु, डी तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास। पंचपात्र में द्विगु समास है। जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है वहां द्विगु समास होता है। प्रश्न नंबर 72 है कि रस का नाम बताइए। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जलनिधि निमग्ना का सहारा कहाँ है? अब तक जिसको मैं देख कर जी सकूं वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है? ए हास्य रस, बी श्रृंगार रस, सी वीर रस, डी करुण रस। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, करुण रस। प्रश्न नंबर 73 है कि छंद का मुख्य अर्थ बंधन है। डैश आदि नियमों पर आधारित काव्य रचना को छंद कहा जाता है। ए गति तुक छात्र विराम, सी बी गति तुक मात्रा विराम, सी गति कूत मात्रा विराम विश्राम, डी गीत तुक मात्रा विराम। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, गति तुक मात्रा विराम। छंद में गति तुक मात्रा और विराम लगते हैं। प्रश्न नंबर 74 है कि डैश से व्यंग्यार्थ का बोध होता है। ए अभिधा शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति से, बी अलंकारों से, सी व्यंजना शब्द शक्ति से, डी लक्षणा शब्द शक्ति से। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, व्यंजना शब्द शक्ति से। जहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग होता है वहाँ व्यंग्यार्थ का बोध होता है। प्रश्न नंबर 75 है कि हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? ए प्रत्यय, बी संज्ञा, सी क्रिया, डी सर्वनाम। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, संज्ञा। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा से होता है। प्रश्न नंबर 76 है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए 3। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। 3 भेद में कौन कौन से? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। 2 अन्य होती हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। प्रश्न नंबर 77 है कि घा का उच्चारण स्थान कौन सा? ए मूर्धा, बी कंठ, सी तालु, डी दंत। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, कंठ। घा का उच्चारण स्थान कंठ है। प्रश्न नंबर 78 है छा वर्ण किसके योग से बना? ए का प्लस सा, बी का प्लस चा, सी का प्लस छा, डी का प्लस सा। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए का प्लस सा। प्रश्न नंबर 79 है राजा नगर में आए अर्थ के अनुसार यह वाक्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंतर्गत है? ए संदेश सूचक वाक्य, बी विधान वाक्य, सी संकेतार्थक वाक्य, डी इच्छाबोधक वाक्य। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, संदेश सूचक वाक्य। राजा नगर में आए यह एक संदेश सूचक वाक्य है। प्रश्न नंबर 80, निम्नलिखित वाक्य में एक विराम चिन्ह का लोप है, वह विराम चिन्ह कौन सा है? वाक्य, आप एक ऐसे मनुष्य की खोज कराइए जिसने कभी दुख का नाम न सुना हो। ए अर्धविराम, बी आश्चर्य सूचक चिन्ह, सी अल्प विराम, डी पूर्ण विराम। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, अल्प विराम। आप एक ऐसे मनुष्य की खोज कराइए जिसने कभी दुख न देखा हो, इसमें अल्प विराम का लोप हुआ है। तो दोस्तों, यह रहा वीडियो। यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।